हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं एनआईएस की समरी को। ठीक है ना। अच्छा, आज हम करने वाले हैं 506 वाला ब्लॉक। ठीक है। अब ध्यान से सुन लो जरा, 2 मिनट मेरी बात। अब डायरेक्ट ये कमेंट मत करना सर हमारा 503 वाला ब्लॉक कहाँ गया, 504 वाला कहाँ गया, 505 वाला कहाँ गया। क्या आप ये वाले ब्लॉक नहीं कराओगे? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं? आप 502 के बाद डायरेक्ट 506 क्यों करा रहे हो? तो इन सब कमेंट्स का मैं जवाब देने वाला हूँ यहीं पर। और उन लोगों के लिए साष्टांग प्रणाम जिन्होंने डायरेक्ट थंबनेल देखकर ही कमेंट कर दिया होगा कि सर 503, 504, 505 नहीं करा रहे होंगे। ठीक है। तो अब सुनो आप लोग ध्यान से। 503, 504, 505 ये जो ब्लॉक है, इन ब्लॉक में सब्जेक्ट पेडागोजी दी गई है। एक में दी गई है भाषा का शिक्षण शास्त्र, एक में दिया गया है मैथ्स का पेडागोजी और एक में दिया है ईवीएस का पेडागोजी। ठीक है। और 506 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में कंटेंट दिया रखा जो कि एक्सीलेंट है। ठीक है। तो पहले हम कवर करेंगे 506 वाला ब्लॉक। 506 को कवर करने के बाद फिर हम आएंगे 503, 504, 505 पर। और 506 के बाद अगर 507 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो पहले मैं 507 कराऊंगा, उसके बाद 503, 504, 505 पर आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि ये यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 506 वाले ब्लॉक को करने वाले हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और सुनो इसी के साथ में। एक और बात क्या कि ये जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट का पीडीएफ वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो कि हमें पीडीएफ से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको इसका वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ने वाले हो तो आप जब पीडीएफ पढ़ रहे होगे तो दोबारा से आप वीडियो पे जरूर आओगे देखने के लिए कि यार ये क्या हुआ पीडीएफ में। ठीक है। तो इसका तो आपको पीडीएफ पूरा मतलब वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा और सभी का देखा करो, क्योंकि बीच में क्या मिस हो जाए, क्या ऐड हो जाए, क्या मैं अलग से बता दूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम आज का हमारा 506 वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक होने वाला है ये, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में। टॉपिक इसमें ऐसे ऐसे हैं, आपको कुछ अपने से लगेंगे इसके टॉपिक। ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट कर देते हैं हम यूनिट फर्स्ट के साथ। पाँच सौ छः की फर्स्ट यूनिट है, इकाई फर्स्ट है बच्चों को समझना। बच्चों को समझते हैं अब। प्रस्तावना। चलिए थोड़े से प्रस्तावना से हाईलाइटेड। अच्छा, ये यूनिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुझे हाईलाइटेड करने से पहले बहुत सोचना पड़ा चीज़ों को, क्योंकि मुझे एक लाइन में भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। आप चाहें तो इस यूनिट को वर्ड टू वर्ड पूरा भी पढ़ सकते हैं, बाकी जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी चीज़ें उनको तो आपको पढ़ना ही है। एक शिक्षक के लिए यह केवल बच्चों को वृद्धि एवं विकास के ज्ञान के साथ ही संभव है कि वह बच्चे को उचित निदान एवं निर्देशन दे ताकि वे एक अच्छा नागरिक हो सके। अपने उचित निदान एवं निर्देशन दे ताकि वे अच्छा नागरिक हो सके। अच्छा, ये रिपीट हो गया। जो अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों को समझता हो। अब भाई, टीचर बच्चे को उचित मार्गदर्शन किस तरह से दे सकता है? टीचर बच्चे को उचित मार्गदर्शन तभी बता सकता है जब उसे बच्चे के वृद्धि और विकास का ज्ञान होगा। इसलिए बच्चे के वृद्धि और विकास का ज्ञान एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो बच्चा अच्छा नागरिक बन सके। ठीक। जीवन बच्चे के जीवन और वृद्धि के प्रारंभिक कुछ वर्षों में बाद के विकास की समझ के लिए अधिक सार्थक है। बच्चे के लाइफ के जो पहले के जो साल हैं उन सालों के यदि आप अच्छे से समझ जाते हो तो बच्चे के विकास में बाद में किस तरह का विकास होने वाला है बच्चे का, उसे भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, वृद्धि और विकास में अंतर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा DSSB में हर बार आया हुआ है। अगर मैं आपके बात करूँ तो आप 2017 का पेपर उठा के देख लेना, 2018 के जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे चारों पेपर उठा के देख लेना, 2019 के पेपर देख लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है और हमने इसे सीटेट में काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी हुआ है। फिर भी हम यहाँ पर भी इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, हो सकता है हमें कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि यानी कि क्या होता है। वृद्धि यानी होता है ग्रोथ एंड विकास यानी होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होगा? आकार में बढ़ोतरी, ऊंचाई, भार और लंबाई जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, यानी ओनली क्वांटिटेटिव चेंज जिसमें शामिल होते हैं। विकास, रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाते हैं। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव चेंज जो लेकर आते हैं वो आपका विकास होता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। ये ओनली शारीरिक परिवर्तन को दिखाएगा, ये शारीरिक, सामाजिक, मानसिक जितने भी होते हैं सारे परिवर्तन को दिखा देगा।
वृद्धि विकास का एक अंश है एंड विकास परिवर्तन को संपूर्णता में संबोधित करता है। वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट हो जाता है और विकास हर सारे परिवर्तनों को इंटीग्रेट करके चलता है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है, विकास जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता रहता है, मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी है। इसे आप अवलोकन यानी ऑब्जर्व कर सकते हो और इसे आप मेजर भी कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल है ये। गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। वृद्धि विकास में आ जाती है या नहीं भी आ सकती है। विकास व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो वृद्धि जो है वो विकास में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, और विकास व्यक्ति की क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मतलब ग्रोथ में डेवलपमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डेवलपमेंट में ग्रोथ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, वाइस वर्सा। वृद्धि एंड विकास में और क्या अंतर है? वृद्धि निरंतर परिवर्तन को शामिल करते हुए सक्रिय एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, कुछ सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 9 सिद्धांत हैं वृद्धि और विकास के। 9 सिद्धांत हैं। पहला, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। एक पैटर्न में होता है बच्चे का डेवलपमेंट, कि पहले बच्चा बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे उसका भाषा का विकास होगा, छोटे वर्ड से बोलेगा, धीरे धीरे बड़े वर्ड से बोलना सीखेगा। ठीक है। तो ये एक पैटर्न में होते हैं और ये सभी बच्चों में पैटर्न समान होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, डेवलपमेंट फॉलोज अप पैटर्न, नहीं, डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन को फॉलो करता है डेवलपमेंट। ऐसा डायरेक्शन, 2 तरह की डायरेक्शन होती है, इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन आया था 2018 वाले में और 17 वाले में भी, काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था। फर्स्ट डायरेक्शन होती है फ्रॉम हेड टू लिम्स। हेड टू लिम्स, या जिसे हम बोल सकते हैं सिर से पैर की ओर। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर जो डेवलपमेंट होता है उसे बोला जाता है सेफेलोकोडल। ठीक। और फ्रॉम द सेंटर टू द पेरीफेरी, सेंटर टू द पेरीफेरी जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर बच्चे का डेवलपमेंट हम इस तरह से कंसीडर करें कि ये हो गया उसका हेड, ये हो गया उसका तो बोल देते हैं हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर ऊपर से नीचे तक डेवलपमेंट हो रहा है, इसे हम बोलेंगे पी नहीं बनाया मैंने ना, यहाँ बना देता हूँ पी, फेलो कोडल। ठीक है। और यही डेवलपमेंट अगर इस तरह से होता है बच्चे के सेंटर से उसके लिम्स तक या पेरीफेरी तक होता है, तो इसे हम बोल देते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है। सेफेलोकोइडल का एक और नाम है शीर्ष पाद पूछिए सिद्धांत, और इसे हम बोल देते हैं समीप दूरस्थ सिद्धांत। समीप दूरस्थ विकास, इंग्लिश में याद रखो तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। विकास सतत होता है। सतत मतलब कि विकास कंटिन्यूस होता है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं होता। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि किसी बच्चे में विकास की दर ज़्यादा अधिक होती है, किसी में स्लो होती है, किसी में जल्दी जल्दी विकास होता है, किसी में थोड़ा धीरे धीरे विकास होता है। कोई बच्चा 1 साल का होता है या 12 महीने का होता है तभी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा 1.5 साल में चलना सीखता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी हर एक बच्चे में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में पहले परिपक्वता आ जाती है, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता का ही सिद्धांत है। ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है बट ये मैंने ना तब नहीं पढ़ा, अब पढ़ा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सामान्यतः मोटी होती। चलो माफ़ कीजिएगा, मतलब ऐसी इंटेंशन नहीं थी मेरी, बट ऑफिशियल बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। चलो, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब पहले बच्चा सामान्य शब्द बोलना सीखता है, फिर वो टफ वर्ड्स बोलना सीख जाता है। पहले बच्चा सामान्य एक्टिविटी करता है, फुटबॉल को मारेगा तो पूरा ऐसा कैसा हाथ चला देगा, मतलब ये जो पेन है ना, इस पेन को पकड़ेगा तो पूरा ऐसा करके पकड़ेगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो इसी पेन को वो इस तरह से पकड़ने लगेगा। इस तरह से पकड़ना, ये क्या हुआ? ये विशिष्ट डेवलपमेंट हुआ। और इस तरह से पूरी मुट्ठी में पकड़ रहा था तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये सामान्य विकास हो गया। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब बच्चा अपने अंगों के बीच सामान्य एक अंगों के एकीकरण से चीज़ों को सीखता है या काम करता है। जैसे अगर हम पेन के उदाहरण ले लें
तो किसी भी चीज़ को उसे पकड़ना है तो पकड़ने के लिए वो उसकी आँख और हाथ के इंटीग्रेशन अगर होगा तभी वो उसको पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी आँख जिसे देख रही है उसका हाथ भी उसी जगह जाना चाहिए। फुटबॉल को पैर मार रहा है बच्चा, तो उसकी आइज़ फुटबॉल को देख रही है और उसका लेग भी फुटबॉल की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन का सिद्धांत हुआ। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। अंतर संबंध के कारण बच्चे विविध पहलुओं के विकास में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सामाजिक पहलुओं में एक व्यायाम का विकास भावात्मक विकास को प्रारंभ करता है। जो सोशल डेवलपमेंट है वो उसके इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा। इस तरह से एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड रहते हैं। इनके नियम याद करिएगा, इनके नियम ही आते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत, आप बच्चे की वृद्धि और विकास की दर को देखकर उसके भविष्य का अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, कोई अच्छा मान लो बचपन से बहुत ज़्यादा हेल्दी, आप बोल सकते हो कि यार ये बहुत अच्छा एथलेटिक्स से बन सकता है। ठीक है, कोई मेरी तरह है तो आप उससे बोल सकते हो कि यार कुछ तो कर ही लेगा ये ज़िंदगी में। कोई आपकी तरह है तो वो बोल सकते हैं यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये जॉब तो निकाल ही लेंगे। तो इस तरह से वृद्धि और विकास को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भविष्य में बच्चा जाकर ये बन सकता है। ठीक है, वृद्धि और विकास के बीच संबंध, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिलेशन क्या है, बात कर लेते हैं। वृद्धि शब्द की परिभाषा के संबंध में कुछ विचार कि वृद्धि एक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी दिशा या नियंत्रण के स्थान लेता है। व्यक्ति द्वारा बिना किसी दिशा या नियंत्रण के स्थान लेता है, कहने का मतलब यह है कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ आप पर डिपेंड नहीं करती है। बड़े हो, आप बड़े हो गए, ये आप पर डिपेंड नहीं करता। आपको कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हो। मतलब बड़े होने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी हाइट बड़ी हो जाए। आपकी हाइट बढ़ना है तो उतनी बढ़ेगी ही, आपका वेट जितना बढ़ना है उतना बढ़ेगा ही। आपके बाल, आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे बाल कभी बढ़े ही ना, हमेशा एक ही साइज़ के रहें, ये नहीं हो सकता। तो ये जो ग्रोथ है ये आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होती, ये ऑटोमेटिक चलती ही रहती है। और ये परिपक्वता के साथ साथ अधिगम दोनों पर ये परिपक्वता और अधिगम दोनों पर ही निर्भर करती है, यानी आपकी मेच्योरिटी एंड आपकी लर्निंग दोनों पर ही आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी। आगे बढ़ेंगे। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर, DSSB 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। ठीक है, वे सभी तथ्य जो व्यक्ति के अंदर स्थित है आंतरिक कारक कहलाते हैं। यही क्वेश्चन बनकर आया था, 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं होगा। अनुवांशिक कारक, जैविक या संवैधानिक कारक, बुद्धि, भावात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति, ये इन्हीं के नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। हेरिडिटरी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर एंड सोशल नेचर। ये जो फैक्टर्स हैं ये व्यक्ति के आंतरिक कारक कहलाते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर इनको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। अनुवांशिक कारक क्या है। अनुवांशिक कारक अपनी भूमिका माँ के गर्भाशय में संकल्पन के समय निभाती है, मतलब माँ के गर्भाशय से ही ये शुरू हो जाएगी। अनुवांशिक कारक आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इनका योगदान वास्तविक प्रारंभ बिंदु और सही वृद्धि विकास के लिए आधार है। तो जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं वो एक बेस प्रोवाइड कराते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के जीवन के बाद में स्थान लेता है। ऊंचाई, भार, आंख, त्वचा का रंग, ये सारे आपके अनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित हो जाते हैं। यहाँ से आंखों का रंग वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। शारीरिक संरचना आपकी कैसी रहने वाली है। ठीक है, स्नायिक प्रणाली यानी कि आपका न्यूरो सिस्टम कैसा रहने वाला है। किसी भी संवैधानिक बनावट से संबंध अन्य वस्तुओं, शरीर का रसायन, शारीरिक एक विशाल विस्तार है। बॉडी में जितने भी केमिकल्स रिलीज होना है या जिस तरह भी आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होना, ये सारे अनुवांशिकों द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि आपकी हेरिडिटी द्वारा ये सारे फिक्स हो जाते हैं। आपकी बॉडी का जैसा भी स्ट्रक्चर बनने वाला है ये सब कुछ फिक्स हो जाता है आपकी हेरिडिटी से। जैविक कारक की हम बात करें, जैविक कारक में एक बच्चे की संवैधानिक बनावट, कायिक संरचना, बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी रसायन, उसकी वृद्धि, विकास, शरीर रसायन मतलब कि जो हार्मोन्स है वो, उन सबको प्रभावित करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है उसमें आंतरिक विकृतियाँ हैं तो उसके सामान्य शारीरिक वृद्धि और विकास के क्रम में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। भाई जो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है ना, हम उसे एथलेटिक्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक रूप से ही उसमें कमियां हैं। स्नायविक प्रणाली यानी कि न्यूरो सिस्टम शरीर की गति संचालन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। पूरा हमारा जो मूवमेंट है कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पूरा माइंड कंट्रोल कर रहा है। माइंड में क्या चीज़ें हैं, न्यूरॉन्स हैं। अगर ये न्यूरॉन्स किसी के गड़बड़ हैं तो वह भी बच्चे की संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निशन, उसके कॉग्निशन को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। अंतःस्रावी
या बाह्य वाहिनी ग्रंथियाँ जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये भी आपके इसको इफ़ेक्ट करती हैं। बुद्धि, बुद्धि तो करेगी ही यार, बुद्धि है क्या? सीखने की योग्यता, सही समय पर निर्णय लेने और समायोजित करने की योग्यता है, संपूर्ण वृद्धि विकास में एक सार्थक भूमिका निभाती है। भावनात्मक कारक, बच्चा इमोशनली कैसा है, स्टेबल है या फिर नहीं है, उसमें नकारात्मक भावनाएं तो नहीं है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें उसके इमोशनली डेवलपमेंट को, या ये जो फैक्टर है ये बच्चे को प्रभावित करती हैं इमोशनली रूप से। बाल बहुत बढ़ गए हैं, अब किसी दिन जाते हैं कटिंग कराने। तो टाइम का इतना इशू है ना, बड़ी समस्या होती है, टाइम निकाल कर जाओ, नंबर लगाओ, वहाँ जाके बैठो फिर इतनी देर। ओह, चलो ये देखो, सामाजिक प्रणाली, सोशल फैक्टर। अच्छा, अरे सामाजिक प्रणाली, तो सामाजिक जो प्रकृति होती है, सोशल नेचर, ये भी इंटरनल के अंदर ही आता है। एक व्यक्ति का सामाजिकरण वृद्धि विकास के अन्य पहलू में सामंजस्य उन्नति, पढ़ लेना ऐसे ना। तो समझदार हो तुम, हो ही गए हो, अब इतनी सारी यूनिट्स आपने पढ़ ली, यार छोटी मोटी चीज़ आप समझ ही सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की। व्यक्ति के बाहर उसके वातावरण के स्थित कारक उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कहलाते हैं। व्यक्ति के बाहर जो कारक है ना, मेरे बाहर आसपास जितने भी कारक हैं, अब ये भी तो मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे होंगे, तो ये मेरे ये एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएंगे। तो माँ के गर्भाशय में जो वातावरण होता है, माँ के गर्भाशय का वातावरण कंसिडर करा जाता है एज एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। और जो अनुवांशिक कारक है वो इंटरनल फैक्टर है, जो गर्भाशय के दौरान आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे माँ का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का था, ये बच्चे को प्रभावित करेगा। इस समय बच्चे उसको किस तरह का पोषण दिया जा रहा था, उसी तरह का पोषण बच्चे को मिलने वाला है। पोषण की गुणवत्ता क्या थी, कोई विकिरण या किरणों से भ्रूण प्रभावित तो नहीं हुआ है, जैसे आप कई तरह के वो नहीं होते वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने बोलते हैं कि देखो आपके बच्चे की मूवमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि यार हम हमारे बच्चे को पहले ही देख पा रहे हैं किस तरह का वो मूवमेंट कर रहा है, बट इससे इफेक्ट भी होता है नेगेटिवली। ठीक है, वो बाहर आने ही वाला है, ज़िंदगी भर आपको इसे संभालना है, तो आप मतलब ऐसा ना करें, वही ठीक रहेगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन ये जो उसके अंदर जो रेज जाती हैं, अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक विकिरण अंदर जाते हैं सोनोग्राफी के टाइम पे, या फिर अदर जितनी भी होते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट इससे उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, एंड अंदर उसे दिक्कत होती है कुल मिलाकर, जब इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी टेस्ट ना करें, ठीक है, बस यही बताना था। सामान्य असामान्य प्रसव, जैसे कि आजकल एबनॉर्मल डिलीवरी ही ज़्यादा होती है, मीन्स नॉर्मल होना एक बहुत बड़ी बात हो गई है, तो ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। गर्भाशय के में बच्चे को नुकसान या दुर्घटना हो सकता है, जब बच्चा गर्भाशय में उस टाइम पे किसी तरह की चोट वगैरह लग गई हो, तो उस वजह से भी बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं सारे। जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण, जन्म के बाद किस तरह का वातावरण उपलब्ध किया जा रहा है, उसकी लाइफ में कोई दुर्घटनाएं घटनाएं तो परिवर्तित नहीं हो रही हैं, उसके आसपास का भौतिक वातावरण कैसा था, उसे चिकित्सीय सुविधाएं कैसे मिली, उसे पोषण किस तरह का मिला। कई बच्चे हमारे भारत में कुपोषण का शिकार हैं, क्यों? क्योंकि जन्म के बाद बच्चों को सही तरह का खाना पीना ही नहीं मिलता है। ठीक है, थर्ड है सुविधाओं की गुणवत्ता और सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त अवसर। तो कुछ सुविधाओं की गुणवत्ता, बच्चों को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो अगर हम किसी गरीब फैमिली की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को जो बेसिक आवश्यक चीज़ें हैं वो ही नहीं मिल पाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ द्वारा प्रदत्त अवसर, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ क्या होती हैं कि समाज में कुछ रूल्स नियम कानून बने होते हैं, जो बच्चे के कई बार विकास को नहीं होने देते। वो नहीं कहते कि यार बच्चों को यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, या फिर हमारी जाति के लोग यहाँ नहीं जाते, हमारी जाति के लोग वहाँ नहीं जाते, तो ये बच्चे को प्रभावित करेंगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर ही आएगा। कुछ स्थितियाँ हैं, एक बच्चे द्वारा पैतृक या पारिवारिक देखभाल की किस तरह से देखभाल उसे दी गई है समाज में, परिवार में, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आसपास पड़ोस में इन्वायरमेंट कैसा था। भाई पड़ोसियों के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। बच्चे द्वारा प्राप्त विद्यालय गुणवत्ता, उसे स्कूली शिक्षा किस तरह की मिली, किस तरह के उसके दोस्त रहे हैं, किस जाति धर्म में वो रहता था, किस तरह की राष्ट्रीयता, मतलब किस देश से बिलोंग वो करता था। एक बच्चे में उपलब्ध शैक्षिक व व्यावसायिक सुविधाओं के अवसरों की गुणवत्ता, उसे शैक्षिक अवसर कितने अच्छी तरीके से मिले, वहाँ के देश के सरकार कैसी है, कानून कैसे बनाती है, देश कैसा है, विकसित देश है या विकासशील देश है। ओनली देश का विकसित और विकासशील होना पूरे
एक हर एक बच्चे के, उस देश में जितने बच्चे रहते हैं उन बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात थी, ठीक है। अब वृद्धि और विकास के स्तर, यहाँ से और इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट होने वाली है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे हर तरह के डेवलपमेंट को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। वृद्धि के स्तर शेष अवस्था से बचपन तक और उनके तात्पर्य। तो वृद्धि के निम्नतम 4 स्तर हैं। मेन ये 4 स्टेज ऐसी होती है। मैं भी आपको जब मैंने CDP व दीपक सर वाली प्लेलिस्ट में मैंने जब डेवलपमेंट कराया है तो वहाँ पर बताया है कि जो मेन स्टेजेस होती हैं वो 4 ही होती हैं। कौन सी होती हैं? शेष अवस्था, प्रारंभिक बचपन, बाद का बचपन और किशोरावस्था। ठीक है। शेष अवस्था होती है जिसे इन्फेंसी बोला जाता है, जन्म से 2 वर्ष तक चलेगी। प्रारंभिक बचपन 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलेगा। बाद का बचपन 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है, जिसे हम परवर्ती बाल्यावस्था या पश्च बाल्यावस्था बोल देते हैं। और किशोर अवस्था 12 वर्ष से 19 वर्ष तक चलती है। ठीक है बात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म से 2 वर्ष तक शेष अवस्था। यहाँ पर क्या किया गया हमारे साथ, यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के साथ एक छोटा सा धोखा कर दिया गया, या फिर इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ऑफिशियली बुक छाप रहे हो आप, और ऑफिशियली बुक में इन्होंने 3-4 पेज सीधे सीधे गायब कर दिए। समझ रहे हो आप? 3-4 पेज डायरेक्ट गायब कर दिए। हिंदी मीडियम वाली बुक में शेष अवस्था को एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा है, प्रारंभिक बचपन से ही एक्सप्लेन कर रखा है। अब शेष अवस्था हम कहाँ से पढ़ेंगे? शेष अवस्था अब हम इंग्लिश वाली बुक से पढ़ेंगे। इसलिए बोला था कि इस बुक का आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इस बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इस यूनिट का देखते हैं अब हम इंग्लिश वाला पोर्शन। अब हम इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का ख़त्म होते ही हम दोबारा से हिंदी में ही आ जाएंगे। ठीक है। और इंग्लिश में पढ़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बुक वालों ने छापा ही ऐसा है। और PDF में मैं ट्राई करूँगा कि ये जो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं ये मैं इंसर्ट कर दूँ PDF के साथ। ठीक है। उसी PDF में इनको ऐड कर दूँ कहीं पर, या तो स्टार्टिंग में ऐड कर दूँगा या फिर लास्ट में ऐड कर दूँगा। चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे किसको? इन्फेंसी को। इन्फेंसी कब से होती है? जन्म से 2 साल तक होती है। इन्फेंसी को ही क्या बोला जाता है? इन्फेंसी को ही शेष अवस्था बोला जाता है। अब हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी यहाँ पर समस्या आए, बट यार थोड़ा सा देख के चलना, क्योंकि मैंने भी प्रॉब्लम उठाई है। मैंने फिर उसको बीच में रोका, फिर मैंने इंग्लिश वाला PDF सर्च करा कि यार ऐसा तो नहीं, उन्होंने इन्फेंसी क्यों नहीं दिया। फिर इंग्लिश में देखा, थोड़ा सा बुरा भी लगा यार, इतनी बड़ी बुक छाप रहे हैं। मतलब NIOS कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, पूरे नेशनल लेवल पर काम करती है, और ऐसी गलतियाँ करेगी तो कैसे काम चलेगा। फिजिकल डेवलपमेंट। तो इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेबी डेवलप एक्सट्रीमली रैपिडली इन वेरियस वे। विभिन्न तरीकों से बच्चा बहुत जल्दी रैपिडली डेवलप होता है इस एज में, इन्फेंसी में। बेबीज यूज देयर सेंस टू लर्न टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड देयर बॉडीज ग्रो स्ट्रोंगर एंड मेच्योर। बेबीज बच्चा जो है वो अपनी सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करता है। वन वे बेबीज लर्न टू यूज देयर बॉडीज इन वाइल लर्निंग टू अचीव लार्ज फिजिकली टास्क और ग्रोस मोटर स्किल सच एज क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। तो बच्चा कुछ फिजिकल टास्क या कुछ भी अचीव करने के लिए या तो क्रॉलिंग करते हुए जाएगा या फिर वॉकिंग करते हुए जाएगा। तो ये चीज़ें बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक चलेंगी। अब ये डेवलप किस किस तरह से होती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लिफ्टिंग ऑफ हेड एंड पुशिंग अप ऑन हिज आर्म्स डेवलप ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ 2 to 3 ऑफ अ बेबीज लाइफ। जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तब भी अपनी गर्दन को उठाना सीख जाता है, और अपने हाथों को अपने हाथ उसके इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो किसी चीज़ को थोड़ा सा धक्का दे सके या उसको पकड़ सके। रोलिंग ओवर ओकर अराउंड मंथ 4। रोलिंग करने लगेगा, यानी कि वो क्या बोलते हैं, पलटना। अगर आप उसे सीधा लेटा दोगे तो वो पलट सकता है। कब? जब वे 4 महीने का हो जाता है, 4 से 6 महीने के दौरान। एंड मोस्ट बेबीज कैन सिट अप अनसीटेड। और कुछ बच्चे 6 महीने के होते होते बैठ जाते हैं, मतलब वो बैठना सीख जाते हैं, ये कह सकते हो आप। क्रॉलिंग ऑकर बिटवीन मंथ्स 7 to 10। 7 to 10 मंथ्स के बच्चे क्रॉलिंग कर सकते हैं, यानी खिसक कर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, और कुछ बच्चे 10 महीने तक भी करते हैं। अब बेबी विल लर्न टू स्टैंड एंड टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। 10 महीने का बच्चा खड़ा होना सीखता है और अपना पहला कदम रखना सीख जाता है। मतलब कह सकते हो आप, जब आप उसको हाथ पकड़ के खड़ा करते हो तो पैर जमाना सीख जाता है। ठीक है। हालांकि ये चीज़ें हैं, ये आपने देखकर ऑब्जर्व भी करी होगी कि यार बच्चे का विकास किस किस तरह से होता है, बट हमें एग्जाम के लिए इन चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा है। इन्फेंट्स ऑफन कैन फर्स्ट ग्राफ्स
ग्रास्प अ टॉय एट अराउंड 4 to 5 months ऑफ एज। 4 से 5 महीने का बच्चा पहली बार किसी खिलौने को अपने हाथ से पकड़ लेता है। बिटवीन 9 and 12 months द इन्फेंट्स फिंगर्स grabs develops which is ability to hold something between his first two fingers instead of just within the whole hand। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तो अब उसको ये पेन पकड़ना, इस पेन को पूरे हाथ से पकड़ने की जगह वो इसको सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ना सीख जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे पिंकर ग्रास्प डेवलपमेंट। पिंकर या पिंसर जो भी इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है चिमटा। तो इस तरह से चपेटना वो सीख जाता है। ठीक है। अराउंड 15 मंथ्स बेबीज बिगन्स टू क्लाइंब स्टेयर। हाँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, मैं भी बताता हूँ कहाँ से आया था। 15 महीने का बच्चा सीढ़ियों को चढ़ सकता है। हाई चेयर, ऊंची क्या बोलते हैं, हाई चेयर मतलब एक कुर्सी पर बैठ सकता है, फर्नीचर पर चढ़ सकता है। बट दे विल नॉट एट बी एबल टू गेट बैक डाउन वंस दे रीच द टॉप। लेकिन वे टॉप पर पहुंचने के बाद वापस नहीं आ सकते। कहने का मतलब है कि 15 महीने का बच्चा जैसे तैसे करके कुर्सी पर तो चढ़ जाएगा, बट वो उससे उतर नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे एक छोटे बच्चे होते हैं वो पलंग पर चढ़ जाते हैं लेकिन उससे उतर नहीं पाते हैं। तो ये इस एज के बच्चे हैं। अराउंड 18 मंथ्स टोडलर्स बैलेंस बिकम, टोडलर्स मतलब बच्चे ही होते हैं, बैलेंस बिकम्स मोर स्टेबल एंड दे कैन मूव more easily on their feet around objects and begin walking backwards, sideways, in circle and even running। 18 महीने के बच्चे सीधे चल सकते हैं, आड़े टेढ़े सर्कल में चलना सीख जाते हैं। ठीक है। वाई 24 मंथ्स, यहाँ से क्वेश्चन आया था DSSB में। 2 महीने का बच्चा दे कैन जंप इन अ प्लेस, अपने स्थान पर कूद सकते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि किस एज के बच्चे अपने स्थान पर कूद सकते हैं। तो 24 महीने के बच्चे अपने स्थान पर कूद सकते हैं। एंड बैलेंस दे कैन जंप इन अ प्लेस एंड बैलेंस ऑन 1 foot फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड मे बिगन पैडलिंग ऑफ देयर फर्स्ट ट्राईसाइकिल। अपनी फर्स्ट ट्राईसाइकिल को पैडल मारना ही वो 24 महीने में सीख जाएंगे। एक पैर से बैलेंस बनाना ही वो सीख जाते हैं। आज यहाँ तक बात समझ में। तो ये था बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। अब आएंगे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पर कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास किस तरह से होता है। व्हेन इन्फेंट्स कैन फर्स्ट बोर्न दे डू मोस्ट ऑफ देयर कम्युनिकेशन थ्रू क्राइंग। स्टार्टिंग में तो बच्चे रोकर ही अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब ये रोते क्यों हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये रोते इसलिए हैं कि हो सकता है कि उन्हें भूख लग रही हो, वो हंग्री हो, टायर्ड यानी थक गए हों, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों, हैव अ डर्टी डायपर। हैव अ डर्टी डायपर का मतलब आप समझ ही सकते हो कि क्या है। आर इन पेन, हो सकता है उन्हें कोई दुख हो रहा हो। और जस्ट वांट टू सम अटेंशन एंड अफेक्शन, और वो सिर्फ अपने केयर गिवर की अटेंशन चाहते हो इसलिए रो रहे हो। कई बार बच्चे कुछ नहीं है फिर भी रोते रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके केयर गिवर है, केयर गिवर मतलब उनकी देखभाल करता है, वो आके उन्हें उठा लें। हाउएवर इन्फेंट्स आर ऑलरेडी लर्न अबाउट स्पोकन लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था DSSB में। कि क्वेश्चन ये आया था कि बच्चे अपनी भाषा का विकास कब से शुरू कर देते हैं। 2017 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया। यहाँ से तो बच्चे अपनी भाषा का विकास जन्म से ही कर देते हैं। जन्म से ही बच्चे में भाषा का विकास शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे की फील्ड ऑफ विजन कितनी होती है, 8 to 10 इंच होती है फ्रॉम देयर फेसेस, बट दे विल कॉपी टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ केयर बिगर्स एंड में, चलो ये छोड़ो। अराउंड द एज ऑफ 2 to 3 months इन्फेंट्स बिगन कोइंग एंड मेकिंग सॉफ्ट एक्सिजरेटेड वोवल साउंड टू शो प्लेजर और एक्साइटमेंट। 2 से 3 महीने का बच्चा कोइंग सीख जाता है, कोइंग करने लगता है और एक कुछ वोवल से साउंड निकालता है अपने प्लेजर को शो करने के लिए, यार मैं खुश हूँ या मुझे खुशी हो रही है, अंदर से जो भी उसको अच्छी फीलिंग होती है उसको शो करने के लिए। अराउंड 3 to 4 months बेबीज विल एड मोर वर्बल साउंड्स एंड स्टार्ट टू मेक कॉन्सोनेंट वोवल्स, बा का मा ग प, बा का बा बाबा का मम्मा, ये सब कुछ बच्चा बोलना शुरू कर देता है। बाय 4 months बेबीज विल बिगन टू पुट वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब 4 महीने का बच्चा वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड दोनों को ही मिलाने लगेगा। उससे पहले क्या कर रहा था, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड से बोल पा रहा था। अब वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड दोनों को मिलाकर कुछ नॉनसेंस वर्ड से बोलने लगेगा। नॉनसेंस वर्ड्स मतलब गा गा, पापा, हूप, इस तरह के वर्ड से बच्चा बोलना शुरू कर देता है जब वो 4 महीने से ज़्यादा का होता है। एज दे स्टार्ट देयर एक्सपेरिमेंट्स विथ हाउ साउंड कैन बी लिंक्ड टुगेदर। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं बच्चे कि साउंड किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। चलो जो भी है अच्छा है। बाय 5 months 5 महीने का बच्चा लर्न टू द म्यूजिकल साउंड एंड स्पीच पैटर्न ऑफ देयर केयर गिवर्स नेटिव लैंग्वेजेस। 5 महीने का बच्चा कुछ म्यूजिकल साउंड्स को समझने लगता है, कुछ पैटर्न्स को समझने लगता है। जब आप बच्चों को लोरी सुनाते हो तो वे सो जाते हैं, कुछ इस तरह का। एंड अराउंड 6 months दे बिगन टू वेवल। वेवलिंग जो होती है, वेवलिंग कब स्टार्ट होता है, 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। 7वें महीने का बच्चा
being taking turns स्पीकिंग विथ अदर इंस्टेंट ऑफ टॉकिंग एट द सेम टाइम्स एज अदर डू। 7 महीने का बच्चा जब उससे कोई बात कर रहा होता है तो वह भी उस टाइम पर बोल रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है बोलने की। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बेबीज विल ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट साउंड्स केयर गिवर्स मेक्स, स्पेसिफिकली एनिमली साउंड सच एज वू, वो नहीं मूव, इंग्लिश फॉर सम काउ साउंड, जैसे गाय नहीं चिल्लाती माँ मैं, इस तरह का साउंड अगर केयर गिवर्स करते हैं तो बच्चे भी उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। वाई अराउंड एज 8 months babies began to connect sound they and their caregivers make to actual ideas and thoughts that can be universally understand। यहाँ पर कहने का मतलब है जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा और इस टाइम पे उसकी मम्मी ने उसने कहीं से भी वर्ड सुना मिल्क, यानी दूध वाला वर्ड सुना उसने, तो उसे समझ में आ जाएगा कि यार दूध की बोतल आने वाली है अपन अपन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें वह समझना सीख जाएगा 8 महीने के बाद। एंड बिटवीन द एज ऑफ 9 to 12 babies began to say their first real words such as मामा डाडा। मामा डाडा बच्चा 9 महीने के बाद बोलना शुरू कर देगा। By age 12 months some babies may have first few as 2 to 3 words in their expressive vocabulary। 12 महीने का बच्चा यानी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसकी वोकेबुलरी में 2 से 3 वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, 18 से 24 महीने के बच्चे में ये वर्ड्स 2 से 3 वर्ड्स को मिलाकर ये सिंपल फ्रेजेस बनाना सीख जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है DSSB में, ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट को हिंदी में से मतलब हटा ही दिया। इसको ही टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए 50 से 20 महीने तक पहुँचते पहुँचते ये 50 बट 20 महीने तक पहुँचते पहुँचते ये वर्ड्स 50 हो जाते हैं और 100 हो जाते हैं ये वर्ड्स 24 महीने तक पहुँचते पहुँचते। जब बच्चा 2 साल का होगा तो इसकी वोकेबुलरी में 100 वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझना साइकोलॉजिस्ट्स के लिए एक थोड़ा सा टफ वर्क रहा है, फिर भी अकॉर्डिंग टू पियाजे न्यूबॉर्न इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स। यहाँ से एज इट इज स्टेटमेंट उठकर आया DSSB में, यही स्टेटमेंट उठकर आया था कि छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से अपने बिहेवियर को व्यक्त करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव एक्शंस के थ्रू व्यक्त करते हैं। दे डू नॉट थिंक अबाउट देयर व्हाट दे आर डूइंग टू डू, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, बट रेदर फॉलो देयर इंस्टिंक्ट्स एंड इनवॉलंटरी रिएक्शंस टू गेट टू नीड फूड एयर एंड अटेंशन। फूड एयर और अटेंशन को पाने के लिए वे कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, मतलब अनैच्छिक क्रिया जो उन्हें पता नहीं होता मुझे क्या करना है, वो बस जैसे रोने लगे, हंसने लगे, सांस लेने लगे, तो ये उनकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता बट ये वो इनको करने लगते हैं। पियाजे बिलीव दैट एज बेबीज बिगन टू ग्रो एंड लर्न देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस। पियाजे का मानना है कि बच्चे अपनी सेंसेस के द्वारा सीखते हैं। दे बिगन टू इंगेज इन अटेंशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इनका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस एज में डेवलप हो जाता है। इन अदर वर्ड दे बिगन टू थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश, हाउ टू अकम्प्लिश इट एंड हाउ दे डू इट। उन्हें कैसे प्राप्त करना है चीज़ों को, उन्हें क्या करना है, ये वो समझना सीख जाते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हेन इन्फेंट्स डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ पर बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लेंगे, विच इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ इट कैन नॉट बी सीन। ये एक एबिलिटी है जब बच्चे ये समझना सीख जाते हैं कि वस्तुएं का अस्तित्व होता है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही फिर भी उनका अस्तित्व है। दीज 2 माइलस्टोन, ये 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो इस एज में डेवलप होंगे। पहला तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है और सेकंड है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, याद रखिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर सेपरेशन एंजाइटी बच्चे में डेवलप हो जाती है एंड बच्चा अपने इमोशंस को व्यक्त करने लगता है। इसे आप पढ़ लीजिएगा पूरा क्योंकि यहाँ पर यह तो इम्पोर्टेंट है बट आप खुद पढ़ सकते हो कि 2 से 6 साल का बच्चा किस तरह के एक्सप्रेशंस शो करने लगेगा। मैं यहाँ पर आपको सेपरेशन एंजाइटी बता देता हूँ। 8 to 10 months babies start to experience separation anxiety when separation from their primary caregiver। जब बच्चे को प्राइमरी केयर गिवर से लिया जाता है, प्राइमरी केयर गिवर कौन है? बच्चे की माता है। बच्चे की माता से जब भी बच्चे को लिया जाता है तो वह रोने लगता है। तो 8 से 10 महीने का बच्चे ज़्यादातर रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं माँ से अलग हो रहा हूँ। इसे बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी। इवन उसका भाई बहन या उसका कोई और रिलेटिव्स, उसके चाचा हो गए, मौसी हो गई, बुआ हो गई, अगर ये भी बच्चे को उठाएंगे, दादी हैं ये उठाएंगे, तभी वह रोने लगेगा सेपरेशन एंजाइटी की वजह से। और ये सेपरेशन एंजाइटी ख़त्म कब हो जाती है? 12 महीने तक सेपरेशन एंजाइटी ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि अब बच्चों को लगने लगता है कि यार मैं भले ही प्राइमरी, हाँ यहाँ पर है शायद 13 to 18 मंथ्स, 13 to 18 मंथ्स पर ये सेपरेशन एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि ये जो मेरे केयर गिवर्स हैं ये दूर नहीं जाने वाले, मैं भी इन्हीं के साथ ही रहने वाला हूँ, मतलब माँ से मैं बिछड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस दूसरे की गोद में जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कुछ लास्ट लास्ट में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं, कितने साल के हो गए बच्चे, 2 साल के हो गए, तो देखिएगा कि जब बच्चे 2 साल के होते हैं तो 2 साल के एज में बच्चों में गुण आ जाता है, क्या कि वे अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए गुस्सा होना सीख जाते हैं। जैसे अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही तो इसके लिए वो गुस्सा होना, नाराज़ होना, गुस्सा किसी पर निकालना, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ऐसे जो व्यवहार है, इस व्यवहार से लोग मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। और इसी एज में बच्चा ये भी सीख जाता है कि अगर मैं कोई चीज़ तोड़ता हूँ, फेंकता हूँ या किसी पर गुस्सा होता हूँ तो ये दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, यानी दूसरों को हर्ट करेगा। तो बच्चा ये समझ जाता है कि मेरे किस तरह का बिहेवियर दूसरों को पसंद आएगा और किस तरह का बिहेवियर दूसरों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, मुझे किस तरह के बिहेवियर के लिए दूसरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो 2 साल का बच्चा ये सब सीख जाएगा। तो ये हुआ हमारा इन्फेंसी। क्या हुआ, ये हमारा इन्फेंसी हुआ, जो कि हिंदी में हमने इसको इंग्लिश में समझ रखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दोबारा से हिंदी वाली बुक की तरफ और आ जाते हैं हमारे शारीरिक प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन में किस तरह का विकास होगा इसकी अब हम बात करेंगे। 2 से 6 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे के शारीरिक आयाम में उतनी त्वरित नहीं होती जितनी कि शेष अवस्था में अनुभूत की जाती है। कहने का मतलब ये कि इन्फेंसी में स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन प्रारंभिक बचपन में उसी स्पीड से बच्चे में वृद्धि नहीं होती, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पैरों की गति त्वरित होती है, पैर किसी संपूर्ण ऊंचाई के लगभग आधे भाग को प्रस्तुत करते हैं। सिर की वृद्धि धीमी होती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरों की गति बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि बच्चे का जो पूरा हाइट है ना, टोटल हाइट का जो आधा भाग, आधी ऊंचाई उसके पैरों की होती है और आधी ऊंचाई ऊपर की होती है। एक पुरुष बच्चे का भार लगभग 33 पाउंड होता है, लंबाई लगभग 38 इंच होती है। लड़कियां थोड़ी हल्की सी छोटी होती हैं बच्चों से, यानी कि लड़कों से। 5 वर्ष की उम्र तक लड़कों का औसत लंबाई 43 इंच और वजन 43 पाउंड हो जाता है। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का लगभग 90% विकसित हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90% बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है 6 साल तक। बौद्धात्मक डेवलपमेंट मतलब कि परसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे होगा, स्वयं भोजन करना सीख जाएगा, स्वयं कपड़े पहनना, नहाना, कंघी करना, खिलौने से खेलना, पेंसिल का उपयोग, कूदना आदि। 5 से 6 वर्षों तक ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। विकास के मानदंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट, बिना सहायता के उछल सकता है 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा उछलता है, 5 और 6 वर्ष का बच्चा मुक्त और सक्रिय गति संचालन, संगीत के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। सूक्ष्म गति समन्वय, गति में सूक्ष्म गति समन्वय आएगा। 2 वर्ष का बच्चा नकल कर सकता है, 3 वर्ष का बच्चा आकारों को मिला सकता है, समानताओं और असमानताओं को देख सकता है कि चीज़ों में क्या सिमिलरिटी है क्या सिमिलरिटी नहीं है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा रोगों को नाम दे सकता है। बौद्धात्मक विकास की बात करें तो ये स्वयं को पहचान जाता है, रंगों को पहचानने लगता है। ये कैन कैन फिट नेट बॉक्सेस मतलब कि एक बॉक्स में कहाँ पर क्या चीज़ फिट होंगी उसे ये समझ जाएगा 3 साल का बच्चा। आकारों और रंगों को मिला पाएगा। इसमें 200 वर्ड्स डेवलप होंगे, यहाँ पर बच्चे को 900 शब्द समझ में आने लगेंगे। 4 अंकों को दोहरा सकता है, 4 अंकों की संख्या जो है इस तरह की इन संख्याओं को दोहरा सकता है। और 2000 से 3000 शब्दों का विकास हो जाएगा। व्यवहार की बात करें, अनुकूल व्यवहार डेवलप हो जाएगा। आंत पर नियंत्रण मतलब कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मलमूत्र त्याग, इस पर बच्चे का नियंत्रण हो जाता है। आदमी की आकृति खींच सकता है और ये 4 अंकों की संख्या को पढ़ सकता है और शरीर को विस्तार से शरीर को खींच सकता है। खींचने का मतलब बॉडी में अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकता है कि कहाँ तक उसकी बॉडी जा सकती है, इस तरह से। ठीक है, भाषा का विस्तार, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, बस ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। 1 वर्ष के बच्चे में तीन शब्द आते हैं। 2 वर्ष के बच्चे में 272 शब्द। 3 वर्ष के बच्चे में 896। 4 वर्ष के में 1560 और 6 वर्ष के में 2562। अब ऐसे नहीं 2562 है, आप बोलो मेरे बच्चे में तो 2563 वर्ड डेवलप है। इसको अराउंड याद रखना कि लगभग 2500 वर्ड्स
वर्ष की एज तक आ जाते हैं, लगभग 1500 वर्ष इस एज में जाते हैं, लगभग 800 यहाँ पर आ जाएंगे और लगभग 250 यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर एक वर्ष में 2 से 3 शब्द रहेंगे। बौद्धिक विकास की बात करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। बौद्धिक विकास 2 वर्ष की आयु के पश्चात त्वरित होता है, क्योंकि अब भी अपने सामाजिक वातावरण का अन्वेषण करना शुरू कर देता है। तो बौद्धिक विकास 2 वर्ष के बाद क्या होगा, तेजी से होगा। बचपन में इतनी तेजी से नहीं होता, लेकिन 2 वर्ष के बाद थोड़ी ज़्यादा तेजी से होगा, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट में जाने लगेगा, चलना फिरना सीख गया, बाहर जाकर चीज़ों को देखने लगेगा। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की संकल्पना बनाना शुरू कर देता है। 6 वर्ष की उम्र तक बच्चा आकार, आकृति, रंग, समय और दूरी आदि का बोध विकसित कर लेता है कि आकृति किस तरह की है, रंग किस तरह का है, लाल, पीला, नीला, काला, इन सबको वह समझना सीख जाएगा। याददाश्त बढ़ने लगेगी, सृजनशीलता का विकास होगा। रटकर बच्चे चीज़ों को याद करना सीख लेगा। 6-7 साल के बच्चे होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी रट लेते हैं। मूर्त सामग्रियों के संबंध में चिंतन और तर्क विकसित कर देता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें उसे सामने से दिख रही हैं, उनके बारे में थिंकिंग लगाना, उनके बारे में लॉजिक लगाना बच्चा सीख जाएगा। बच्चा भाषा के प्रतीकों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त रहता है। बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। यानी कि जो लगभग 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, लगभग 4-5-6 साल के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हवा क्यों बह रही है, पानी क्यों गिर रहा है, सूरज कहाँ चला जाता है, रात में सूरज कहाँ चला जाता है, दिन में चांद कहाँ चला जाता है, तारे कहाँ गए, इस तरह की चीज़ें बच्चा पूछने लगता है। सामाजिक विकास बच्चे में होगा ही इस एज में। बच्चा अपने और पर्यावरण के प्रति विश्वास और अविश्वास की भावना विकसित होती है। बच्चों में स्वायत्त की भावना विकसित होती है। स्वायत्त की भावना मतलब कि मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। अपने वातावरण का अन्वेषण शुरू कर देते हैं। सामाजिक वातावरण घर के बाहर तक फैल जाता है, यानी कि पहले तो जब बच्चा छोटा होता है तो घर के लोगों से ही घुला मिला रहता है, अब वह बाहर के लोगों से भी घुलना मिलना सीख जाता है। दोनों लिंगों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ खेलते हैं। जब 6 साल तक के बच्चे लगभग बॉयज एंड गर्ल्स सब साथ में खेल रहे होते हैं। वे दूसरे के साथ सहयोग करना सीख जाते हैं। लुका छिपी, हाइड एंड सी। बच्चे परियों की कहानी, जानवरों की कहानियों में रुचि लेते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के बीच नकारात्मकता बढ़ती है। ये सामाजिक स्थितियों का एक उत्पाद है। यह कहा जाता है कि बच्चा जितना अधिक वयस्क हस्तक्षेपों से कुंठित होता है, उतना ही अधिक उसका व्यवहार नकारात्मक होगा। तो नकारात्मक व्यवहार बच्चे में 3 से 6 वर्ष तक इसमें आ जाता है। वयस्क हस्तक्षेपों से कुंठित होने का मतलब कि बच्चा कुछ काम कर रहा है, इतने में कोई बड़ा आके बोला यार ऐसा काम मत करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं तो रेत का ढेर है, ठीक है, रेत का ढेर, और रेत के ढेर पे जाके बच्चा खेल रहा है। पेरेंट्स उसे मना कर रहे हैं, उसके मम्मी पापा कि यार बालों में रेत भर जाएगी, कान में, नाक में भरा जाएगी, उसे आप उठा के ला रहे हो। तो बच्चा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होगा। बच्चा धूल में खेल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है वहाँ पर, लेकिन आप उससे वहाँ जाकर इंटरफेयर कर रहे हो तो बोलेगा यार पूरा का पूरा मज़ा बिगाड़ दिया, कैसे माँ बाप दिए भगवान ने मुझे। तो इस तरह की चीज़ें बच्चा सोचता है। तो आप कोशिश करो कि बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें घर में प्रोवाइड करा दो, क्या कि वो बार बार ना घूमे, और बच्चों से बोले कि यार भगवान अच्छे पेरेंट्स दिए तूने मुझे, ठीक है। खेल की स्थितियों में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती हैं। लड़की ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। लड़कियां हर काम में लड़कों से आगे ही होती हैं। मैंने जो CDP वाला पढ़ा है अभी, तो हर एक फील्ड में यही आ रहा है, और वो भी ऐसे होती भी हैं। 1-1.5 साल तो लड़कों से आगे चलती हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ में। बच्चा अपनी क्रियाओं की सामाजिक मान्यताएं बनाता है। कुछ सामाजिक मान्यताएं बना लेता है काम करने के लिए, कुछ नियम कानून जिसे हम बोल सकते हैं। भावात्मक विकास, भावनाएं जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक सामंजस्य में योगदान देती हैं। किस किस से भावनात्मक विकास होता है, किस तरह से प्रभाव डालती हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। जीवन में विशेष स्थिति का सामना करने के लिए भावनाएं हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। किसी एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो इमोशंस है वो हमें एक टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वे हमारे व्यवहार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। उत्प्रेरक मतलब कि वो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे व्यवहार को बढ़ाने या कम करने के रूप में कार्य कर रही होती हैं। दैनिक अनुभवों में आनंद जोड़ती हैं। खुशी गम ना हो तो कैसे काम चलेगा, कभी खुशी कभी गम तो होना ही चाहिए ना लाइफ में। अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा गम चल रहा होगा, फिर आप जॉब ले लोगे तो फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, है ना, इस तरह से। भी अपने समाज में सामंजस्य को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल ठीक है। समाज में आप एडजस्ट हो रहे हो तो इसको आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। उच्च भावनाएं स्थितियाँ मानसिक साम्य को बाधित करती हैं। चिंतन और तर्कण विघटित हो जाता है। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए भावनाएं ना, उसी लेवल की होना चाहिए। भावनाएं व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का एक माध्यम प्रदान करती हैं।
और सामाजिक मानकों को सुनिश्चित करने के क्रम में व्यक्ति को उन्नत बनाने के लिए दिशा निर्देश करती हैं। ये भी ठीक है। भावनात्मक हानि व्यक्तित्व को अव्यवस्थित करने में नेतृत्व करती है। भावनात्मक हानि मतलब कि ओ माय गॉड, भावनात्मक हानि मतलब इमोशनली अगर आप वीक हो तो आप समाज में सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना बात। इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लक्षण हैं जो हमें बच्चों में विकसित करने होते हैं। भावनाएं निरंतर रहती हैं, मतलब बच्चे में विकसित रहते हैं। भावनाएं निरंतर रहती हैं, कभी अपनी आपकी भावनाएं ख़त्म भी नहीं होती। आप सभी के अंदर फीलिंग्स हैं ही ना, कुछ ऐसा तो नहीं कि यार पहले मेरे अंदर खुशी वाली फीलिंग्स थी और जब से मुझे पता चला गवर्नमेंट जॉब लेना इतना कठिन है तो खुश रहने वाली फीलिंग्स मेरे अंदर से गायब हो गई है, छूमंतर हो गई है। ऐसा नहीं होता। किसी ने कुछ काम, कोई छोटा मोटा सा बच्चे ही कुछ कर देता तो आप देख के हंसने लगते हो। तो ये फीलिंग्स हमेशा ही रहती हैं, कितना ही आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सारी फीलिंग्स आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगी। जब मूर्त वस्तुओं के संबंध में अभिव्यक्त होती हैं, ये भी ठीक है। वे अस्थायी हैं। हाँ, फीलिंग्स अस्थायी होती हैं, स्टेबल नहीं होती, चेंज होती रहती हैं। भावनाएं बहुत तीव्रता से बदलती हैं बच्चों के अंदर। एक 3 वर्ष का बच्चा जो रो रहा होता है, एक टॉफी दे दिया जाए तो वो खुश हो गया, तो रोने से तुरंत चेंज हो गया, शिफ्ट हो गई उसकी खुश होने पर। हम बात कर रहे हैं 2 से 6 वर्ष के बच्चों की भावनाओं के बारे में, ठीक है। प्रेरणा की तीव्रता का ध्यान रखे बगैर प्रारंभिक बचपन में भावनात्मक अभिव्यक्तियां तीव्र होती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक बात और मैंने पहले ही बोला था कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन हटाने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा था, इस लाइन को मैं हटाऊं या ना हटाऊं। ज़्यादातर पैराग्राफ आपको हाईलाइटेड ही मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब कुछ और हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे अपनी भावनाओं को छुपाने में असफल रहते हैं, बिल्कुल असफल रहते हैं, वो अपने अंदर नहीं दबा सकते। जैसे हम लोग अगर आपको रोना है तो आप यार थोड़ा रोक सकते हो उसको, यार अब सबके सामने नहीं रोते हैं, बाहर हम बाद में बाथरूम में जाकर चुपचाप से रो लेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं, छुप कर रो लेंगे। लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं, उनको तो जहाँ रोना है वहाँ रोना ही है, ठीक है। भावनाएं शक्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। भावना जो एक निश्चित आयु में बहुत मजबूत थी, बच्चे को वृद्धि के समय कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है भावनाएं कमजोर हो जाएंगी, मतलब बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएगा। फिर आएगा हमारा बाद का बचपन, जो कि होता है 6 से 12 वर्षों तक। बाद का बचपन जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह वह समय है जब बच्चा प्रायः बहुत विस्मयकारी तरीके से व्यवहार को करना शुरू कर देता है। इसके विपरीत अभिभावक और शिक्षक बच्चे से क्षुब्ध रहते हैं। क्षुब्ध रहते हैं मतलब कि एनॉयड रहते हैं। 8 से 12 वर्षों तक मानव जीवन का एक अद्भुत समय संगठित होता है। मस्तिष्क के वयस्क आकार और वजन प्राप्त करने का निकट होता है। स्वास्थ्य लाभ लगभग अच्छा होता है। गति पहले की अपेक्षा विशाल और विविध होती है। विशिष्ट सहनशीलता आ जाती है। जीवन शक्ति, थकान से लड़ने की शक्ति हो जाती है। ये सारे गुण आ जाते हैं। कह सकते हैं कि बच्चे के दिमाग का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका होता है या फिर डेवलपमेंट के निकट होता है। मतलब IQ लेवल अपनी चरम सीमा पर होता है, मतलब जितना डेवलप होना चाहिए था वो हो जाता है। सहनशीलता बच्चे में आ जाती है, जीवन से लड़ने की शक्ति आ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। आगे हम बात करेंगे शारीरिक विकास किस तरह से होगा। लड़कियां लड़कों से 2 वर्ष आगे होती हैं और हमेशा ही आगे ही रहेंगी हमारे लड़कों से, तो मैं तो ये मानता हूँ और रहना भी चाहिए। लड़कियां शारीरिक रूप से 11 वर्ष की आयु में लड़कों से पूरा 1 वर्ष आगे होती हैं। दूध के दांतों का टूटना, स्थायी दांतों का उगना, मुंह की स्थिति बदलना, ललाट समतल होना, नाक नुकीली होती है, सीना चौड़ा होता है, खेल के समय गति के कौशल विकसित होता है। मतलब एक एक पॉइंट, बारीक से बारीक चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, दांत का टूटना वगैरह सब लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, दांत कब टूटते हैं? 6 से 12 वर्ष के बीच में टूटते हैं ना। आप सभी को याद ही होगा आपके दांत कब कब टूटे हैं। और आप में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनके बच्चों के दांत टूट रहे होंगे अभी, है ना। तो आप तो और अच्छे से कर सकते हो, क्या हाँ सर हमारे बच्चे का दांत टूट रहा है। मानवीय दक्षता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, थकान से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, खेलों में शुद्धता, सहनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। कंकाली मांसपेशियां विकसित होती है, व्यायाम उपेक्षित है, यानी व्यायाम बच्चे कर सकते हैं। बौद्धिक विकास किस तरह से होगा? बच्चे उनके बाहर के संसार के बीच स्पष्ट भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, अपने वातावरण में वास्तविकता देखने लगते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर्स लॉ बिकम ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड बाय द 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 वर्ष की आयु तक बच्चा जो भी नेचुरल में नियम कानून बने हुए हैं, सूर्य का उगना, चांद का डूबना, बारिश होना, गर्मी सर्दी, ये सब समझना सीख जाता है। सब कुछ उसके माइंड में क्लियर हो जाते हैं। सूचना को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहते हैं इस एज में बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है इसी एज में। तार्किक चिंतन बढ़ जाता है, मूर्त वस्तुओं में संबंध देखने लगता है। इस स्तर पर वैज्ञानिक कहानी, यांत्रिक
संक्रियाओं में रुचि शिखर पर पहुंच जाती है। बच्चा साइंटिफिक जो भी चीज़ें हैं ना उनको देखने में बहुत इंटरेस्ट जनरेट करता है। अगर हम बात करें तो स्टेज में हम लोग जो भी साइंटिफिक पिक्चर्स आती थी टेलीविज़न पर, हम उन्हें मिस नहीं किया करते थे, वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। और इवन साइंटिफिक पिक्चर्स तभी भी अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक लगती हैं। जैसे मार्वल सीरीज़ की बात करें तो मार्वल सीरीज़ का एक अलग ही क्रेज़ हुआ करता था, अब वो क्रेज़ नहीं है। अन्य खेलों के ऊपर काल्पनिक खेलों को वरीयता दी जाती है। वरीयता मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है। तथ्यात्मक सामग्री, वैज्ञानिक, गणितीय सूचना, कल्पना के पाठ के प्रयोग के साथ एक प्रासंगिक प्रसंग बढ़ता है। बच्चों में शारीरिक, यांत्रिक, प्राकृतिक परिदृश्य में आकस्मिक चिंतन का उपयोग बढ़ जाता है। काल्पनिक डर अनुपस्थित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट DSSC में यहाँ से क्वेश्चन आया है, शायद 2018 के किसी एक सेट में एक क्वेश्चन आया है कि काल्पनिक डर किस उम्र में अनुपस्थित हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो 12 वर्ष की उम्र तक काल्पनिक डर अनुपस्थित हो जाते हैं। इस एक पॉइंट के आने की वजह से मुझे ये सारे पॉइंट हाईलाइटेड करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये 2018 में आ गया। अब 2021 में हो सकता है कोई दूसरा पॉइंट उठा के दे, हमें सभी पढ़ना पड़ेगा। 12 वर्ष की उम्र तक प्रायः बच्चों द्वारा सामान्यीकरण की उच्च योग्यता दिखाई देती है। यह समस्या का तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं। उनके पास उनकी व्यवस्था में सक्रियाओं या नियमों की समुच्चय होता है। ठीक है, देख लेना। भावनात्मक विकास, भावात्मक अभिव्यक्ति में प्रारंभिक नमूने परिवर्तित हो गए हैं। बाद के बचपन की समाप्ति तक बच्चा सामाजिक स्थितियों में अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना सीख जाता है। वही बात है कि कहाँ पर उसे रोना है, कहाँ पर नहीं रोना, किस सिचुएशन में हंसना है, किस में नहीं हंसना है, ये बच्चा कंट्रोल करना सीख जाता है। बच्चे की भावना प्रतिक्रिया कम असंगठित, बेतरतीब और समरूप होती हैं। इसे इंग्लिश में रखा है लेस डिफ्यूज, रैंडम एंड अनडिफरेंशिएट होती हैं उसकी भावनाएं। अनडिफरेंस देखो यहाँ पर अनडिफरेंशिएट मतलब कि जिनको आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ, इस तरह की भावनाएं बच्चे के अंदर होती हैं। 1 घंटा हो गया शायद लगभग। भावनाएं मूर्त वस्तुओं की अनुपस्थिति में कभी भी अभिव्यक्त हो जाती हैं। ठीक है। बचपन के दौरान भावनाएं अधिक संक्रामक होती हैं क्योंकि बच्चे अधिक परामर्शग्राही और दूसरों पर आश्रित होते हैं। ये पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार आपको इसे दिखा देता हूँ, अगर आप मान लो वीडियो को रोक कर ही पढ़ना चाहते हो तो मैंने ये पॉइंट आपको दिखा दिए, आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत है तो वो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट बता देता हूँ। बचपन में पैतृक पक्षपात ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। पैतृक पक्षपात मतलब कि कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चों को लगता है कि यार बच्चे तो सिर्फ छोटे को ही लाड़ ज़्यादा करते हैं, या छोटों को लगता है कि बच्चे सिर्फ बड़ों को ही ज़्यादा लाड़ करते हैं। तो ये छोटे और बड़ों में हमेशा इस तरह का स्थिति रहती है। बड़ों को लगता है कि छोटों को ज़्यादा प्यार किया जाता है, छोटों लगता है कि बड़ों की बात ज़्यादा मानी जाती है। और हालांकि दोनों ही गलत होते हैं, दोनों को भी बराबर सम्मान दिया जाता है घर में। बराबर सम्मान मतलब दोनों की बराबरी कुटाई होती है घर में, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता इस मामले में। आनंद, खुशी, प्यार, उत्सुकता, शोक, अनुराग बचपन में उपस्थित होते हैं। सामाजिक विकास, अब बच्चा घर से बाहर निकला तो इस एज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने लिंग वालों का साथी समूह बनाते, मतलब कि बॉयज़ का ग्रुप बना लेंगे और गर्ल्स का ग्रुप बनाएंगी। ठीक है। 6 वर्ष तक क्या चल रहा था, बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में खेल रहे थे। पीरियड ऑफ पीक अनरूलनेस इन स्कूल एंड होम, ये घर और विद्यालय में अवस्था के चरमोत्कर्षण का समय है। कर्षण का मतलब कि बच्चे रूल्स को नहीं मानते हैं या उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चा अवज्ञा की शिकायतों में सबसे अधिक होती है। अवज्ञा की शिकायतें मतलब बच्चे आज्ञा नहीं मानते। पेरेंट्स बोलते हैं वहाँ नहीं जाना, बच्चा उसी वहीं जाएगा। पेरेंट्स बोलते हैं कि इस रास्ते से स्कूल मत जाना, इस रास्ते से जाना, तो जिस रास्ते का पेरेंट्स मना करते हैं बच्चा उसी रास्ते से स्कूल जाएगा। वयस्क मानकों को नकार देते हैं, मना कर देते हैं, दोस्ती का दायरा विस्तृत हो जाता है। किशोर अवस्था की अपेक्षा इस अवस्था के दौरान अपराध अधिक होते हैं। अपराध मतलब छोटी मोटी गलतियां बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं मर्डर कर देंगे किसी का, छोटा बच्चा कहाँ मर्डर करेगा। लेकिन विभिन्नता अधिक तीक्ष्ण होती हैं। लड़कियां लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक विद्रोही हो जाते हैं। लड़कियों के समूह की अपेक्षा लड़कों का समूह अधिक संगठित हो जाता है। मतलब लड़कियां बहुत जल्दी एक दूसरे से लड़ भिड़ कर ग्रुप अलग कर लेती हैं, लेकिन लड़के नहीं करते। लड़के को में एक दोस्ती होती है गहरी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल बुक कह रही है, नहीं तो आप बोलने लगो नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, हम तो बेस्ट फ्रेंड थे हमारे टाइम पे। अरे आप हो गए बेस्ट फ्रेंड। अब इन्होंने आपको ऑब्जर्व करके थोड़ी ना बुक लिखी, इन्होंने तो ग्रुप पे रिसर्च करके बुक लिखी है। बच्चे समूह खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। समूह चेतना का विकास हो जाता है। बच्चा कम स्वार्थी होता है, स्वयं केंद्रित और आक्रामक होता है, किंतु अधिक सहयोगी और बहिर्मार्गी होता है। हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है एक दूसरे की।
सामाजिक चेतना अत्यधिक तीव्रता से विकास होता है। आयु समूह अवधि कहलाता है, जब बच्चा समान आयु के साथी समूह के साथ स्वयं को संबंध करता है, जो एक साथ अनुभव करते हैं और सीखते हैं। आयु समय अवधि कहलाता है। आयु समय अवधि क्या कहलाता है कि जब बच्चा समान आयु के साथी समूह के साथ स्वयं को संबंध कर लेता है कि ये मेरे ग्रुप के बच्चे हैं। क्लास में देखा हुआ ग्रुप बने होते हैं कि ये एक ग्रुप में 5 लोग हैं, वो 5 लोग हमेशा बेंच पे साथ में बैठेंगे, या तो पीछे बैठेंगे या फिर आगे बैठेंगे, या फिर एक अपना ग्रुप बनाकर चलेंगे। लंच करते टाइम ये लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ये अपने ग्रुप में कई बार किसी दूसरे बच्चे को नहीं आने देते, या फिर किसी नए को इकट्ठा कर लेते हैं, तो बोलते हैं तू अब हमारे ग्रुप का सदस्य हो गया। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। इवन मैं भी बचपन में हमारे ग्रुप का हेड हुआ करता था। ठीक है। शैक्षिक तात्पर्य किस तरह की बच्चों को दी जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। लड़कों की लड़कियों से तुलना ना करें। बाकी सिर्फ वही पॉइंट है कि उनको भागीदारी शामिल की जाए, सुरक्षा दी जाए उनको। बाकी सारे इजी पॉइंट है। आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स वीडियो के साथ ही अभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक स्लाइड पे दिखा दिए। बाकी किसी पॉइंट में डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और भी पॉइंट है, और भी पॉइंट है इतने। गति कौशलों और ज्ञान का विकास। गति कौशलों और ज्ञान का विकास किस तरह से होता है? गति कौशल वे हैं जिनमें प्रत्यक्ष प्रतीकात्मक कौशल तथा शरीर और उसके अंगों के प्रत्यक्ष गति कौशल शामिल हैं। उनके विचारणीय व्यक्ति मतलब गति कौशल का मतलब यह है कि जिसमें आपके हाथ पैर से रिलेटेड जो मूवमेंट चल रहे हैं वो मूवमेंट शामिल होते हैं। प्रतीकात्मक कौशलों में भाषा, अंक और चित्रकला शामिल है। प्रतीकात्मक कौशल में यानी जिन्हें हम बोल देंगे सिंबॉलिक स्किल्स, इसमें आप भाषा को किस तरह से पढ़ रहे हो, आप अंकों को कैसे समझ रहे हो, आप डायग्राम्स को कैसे समझ रहे हो, वो शामिल हो जाते हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि प्रत्येक आदमी को महानतम आविष्कारों को संस्थापित करते हैं। सिंबल्स कंसिस्ट द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। सिंबल्स जो होते हैं वो व्यक्ति को आविष्कार करने के लिए एक क्या करेंगे, एक तरह से इस्टेब्लिश किए गए हैं कि बच्चा, टीचर या फिर व्यक्ति है कुछ नया सीख सके, या फिर सिंबल्स को रिलेट कर सके, समझ सके उनको। जैसे भाषा में अगर आप मैथ की बात करें तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंबल्स का यूज़ किया गया है ताकि बच्चा थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टली सोच सके चीज़ों को। लोकोमोटर एंड मैनिपुलेटरी स्किल्स। गति चालक और हस्तलाघव कौशल क्या होते हैं? गति चालक कौशलों के कुछ गतिविधि जैसे टहलना, दौड़ना, चढ़ना शामिल होते हैं। हस्तलाघव कौशलों में निपुणता के साथ वस्तुओं का रखरखाव शामिल है। चलो अब इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुको, मैं ज़रा इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ। मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है। चलो तो स्टार्ट करेंगे अब। टेबल के पास एक्चुअल में है कि चार्जर प्लग नहीं है, तो चार्ज करने के लिए लैपटॉप को दूसरी जगह रखना पड़ता है। वहाँ से बैकग्राउंड जो है बहुत थोड़ा ठीक नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैंने कैमरा मेरा ऑफ कर रखा है। आगे करेंगे। चल भाई, तो क्या हो गया था? हाँ, रख रखाव वगैरह कर लिया तो उसने। जब भी चलना शुरू करता है तो उसके संसार का विस्तार छोटा हो जाता है। ठीक है। निश्चित भारतीय घरों में बच्चा जब खिसकना या दहलीज को पार करता है तो उसे उसकी वृद्धि में एक महान घटना के रूप में माना जाता है। एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि यार देखो हमारे बच्चे दहलीज पार करके बाहर निकलना सीख गया, मतलब कि बच्चा बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहा है या कुछ नया सीखने जा रहा है। एक मिनट रुकना यार। अब ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओबीएस ठीक चल रहा है ना? जब वह चलना सीखता है तो उसकी गतिविधियों का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है और अभिभावक घर में स्थित वस्तुओं के प्रति अधिक सावधान हो जाते हैं जो हटाई या तोड़ी जाती हैं। जब बच्चा चलना सीख जाता है तो पेरेंट्स क्या रहेंगे, ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। भाई बच्चा कुछ तोड़ ना दे, कोई चीज़ उसके ऊपर ना गिर जाए, ऊंची चीज़ों को हटा ही देते हैं। ठीक है।
गति क्षमताओं में वृद्धि। 1 मिनट और रुकना है, एक प्रॉब्लम और हो गई, 1 मिनट रुको। चलिए, गति क्षमताओं में वृद्धि। बच्चा 3 प्रकार की गति अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी? पहला, बेतरतीब सामान्यीकृत गतिविधियां जो एक बच्चे को शामिल करते हुए सामूहिक अनुक्रियाएं करता है। विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, चूसना, पकड़ना वगैरह। जटिल या व्यवहार नमूना चौंका देने वाली अनुक्रियाएं, जैसे कुछ प्रतिक्रियाओं के समन्वय को शामिल करना। या तो जनरल गतिविधियां करेगा जैसे सभी करते हैं, रोना, हंसना, गाना। कुछ स्पेशल चीज़ें कर सकता है जैसे कि चूसना या फिर पकड़ना वगैरह किसी भी चीज़ों को। फिर एक कुछ ऐसी क्या बोलेंगे, ऐसी गतिविधि कर देता है जो हमें कई बार चौंका देती है, जैसे कि उसने हो सकता है कुछ चला दिया हो, जैसे मान लो फैन ऑन कर दिया हो, मोबाइल में कुछ लॉक वगैरह खोल दिया हो। कुछ एक्टिविटीज़ होती है ना, साइकिल चलाने लगा हो, तो ऐसी कुछ गतिविधियां हैं। ठीक है। गति क्षमताओं में वृद्धि एक सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। ऐसा वस्तुओं तक पहुंचने और पकड़ने, आंख हाथ के समन्वय का शामिल होना। वस्तु तक पहुंचने और पकड़ने के लिए हाथ और आंख का समन्वय होना। समय के साथ साथ 7 से 8 महीने का शिशु अधिक समय तक खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को पकड़ने में बेहतरीन गति संचालनों पर निर्भर नहीं रहता है। यार पढ़ लेना। अब देखो 1 घंटा हो गया तो मुझे अभी एक थोड़ी सी थकान सी लगने लगी कि यार, मतलब कि 1 घंटा तक लगातार पढ़ाना हो जाता है। फिर समझते हैं गति कौशलों को सीखने के कुछ पहलू हैं। एक गति कौशल को सीखने में केंद्रीय स्नायु मतलब वो यार आपका न्यूरो सिस्टम जो होता है वो कांकली पेशी है, कंकाली पेशी, तो ये लिखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द स्केलेटल मसल्स एंड ऑल्सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द, लिखा है विस्केरल विस्केरल्स मसल्स, विस्केरल्स मसल्स। हाँ, ये सब इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, आप लोग इसको पढ़ लोगे क्या? तो ना 1 मिनट में देख लेता हूँ। चलो करा ही देता हूँ, मैं थोड़ा सा और सेंड कर लेते हैं। सीखने के प्रारंभिक स्तरों में एक बच्चा तनाव अनुभव करता है। जब भी बच्चा कोई नई चीज़ सीखेगा तो उसके माइंड में एक स्ट्रेस आएगा, क्योंकि वह नई स्थिति होती है उससे वह डर जाता है, क्रोधित हो जाता है। वह नई स्थिति में रखेगा रखी रखे जब उनको नई स्थिति में रखा जाता है तो वह अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है ये कैसी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में वो खुद को ढाल नहीं पाते हैं। ठीक है। मानसिक अभ्यास एक कौशल के अधिगम में बहुत कुछ सहायता करता है। अगर बच्चों को बार बार आप मेंटली एक्सरसाइज कराओ तो ये उसको हेल्प करेगा। नैतिक विकास, किस किस तरह का नैतिक विकास होगा इसमें? नैतिक विकास मानव सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण विकास आयामों में एक है। ये प्रायः चरित्र विकास के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नैतिक विकास किस विकास के रूप में दर्शाया जाता है? प्रायः ये चरित्र विकास के रूप में दर्शाया जाता है। ये कुछ नैतिक विकास हैं। व्यक्ति का जैविक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक संपदा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, समुदाय के नियम कानून, आर्थिक सामाजिक स्तर, अनुभूति के समय, पौष्टिकता और मूल्य, सचेत प्रशिक्षण और बड़े सदस्यों द्वारा की गई दंड सजा। ये ऐसे पॉइंट है जो बच्चे को नैतिक विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ठीक है। नैतिक चरित्र के लक्षण क्या होते हैं? देखो, जन्म के समय बच्चा ना तो नैतिक होता ना ही अनैतिक होता। ये बात कोलबर्ग ने भी कही है और जीन पियाजे ने भी कही है। बच्चा निश्चित प्रकार के आचरण प्रदर्शित कर सके उसके पहले अपेक्षित परिपक्वता प्राप्त करना अनिवार्य है। एक तरह के बच्चा आचरण प्रदर्शित करे इससे पहले हमें इस बात की ज़रूरत है कि बच्चा उस लेवल की मेच्योरिटी तो गेन कर ले। पहले मेच्योरिटी गेन करने के बाद फिर वो उस तरह के नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। उसके नैतिक या अंतःकरण के विकास को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अभिभावकों द्वारा प्रदत्त दंडों एवं सजाओं के अंतःकरण के परिणाम स्वरूप आचरण के प्रतिमानों को घर पर सीखता है। देखो, बच्चा नैतिक चीज़ें कैसे सीखता है? कोई काम करने पर बच्चे को या तो सजा दी जाएगी या तो पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार दिया जाएगा तो बच्चा उसे रिपीट करेगा, और सजा दी जाएगी तो बच्चा फिर उसे छोड़ देगा।
स्वीकृति एवं अस्वीकृति के माध्यम से उसके व्यवहार को स्वीकृत किया जा रहा है या फिर अस्वीकृत किया जा रहा है, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। बचपन 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 इस अवधि के दौरान अनुशासनात्मक क्रियाओं जिनका वे अनुसरण करते हैं, नैतिक व्यवहार के विकास में साथी समूह एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, संपर्क गौण समूह से विस्तृत होता है, आचरण को सशक्त करने में अभिभावक, शिक्षक, अन्य समुदाय के सदस्यों द्वारा दिए गए पुरस्कार एवं दंड सहायता करते हैं। वही बता रहा था मैं कि अगर आप बचपन में बच्चों में नैतिक विकास हो रहा है तो ये काफ़ी डिपेंड करेगा कि उनको किसी काम को करने के लिए उन्हें किस तरह का फीडबैक दिया जा रहा है। फीडबैक मतलब कि डंडे से कूटा जा रहा है या फिर उन्हें चॉकलेट दी जा रही है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंडों, लोक प्रथाओं एवं सहायता के साथ अनुकूलन करते हैं। ईमानदारी, सत्यता, विश्वसनीयता आदि देय पाठ्यक्रम में सार्थक होते हैं। स्वयं से चुने गए लक्ष्यों को विकसित करने की शुरुआत के प्रति अवरोधन की शक्ति और स्वनिर्देशन की योग्यता बच्चे में होती है। स्वनिर्देशन मतलब कि खुद को ही निर्देश देना कि मुझे ये करना है, मुझे वे करना है। अरे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के लिए विकास के स्तरों से क्या तात्पर्य है? तो कक्षा में ये सहायक होते हैं। क्यों सहायक होते हैं? ये जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, ज्ञान और विकास के जो सिद्धांत है, वृद्धि और विकास सिद्धांत। पहला, ये बच्चों के विकास के स्तर के अनुसार शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों और शिक्षण के स्तर के साथ मिलाने में हेल्प करती है कि आपको बच्चे की एज के हिसाब से उन्हें पढ़ाना है कि किस एज का बच्चा है, उसी तरह की आपको विधियों का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चों की अपेक्षाओं की सीमाओं के बारे में विचार मग्न हो सकते हैं। एक टीचर जो है बच्चे से किस तरह की अपेक्षाएं रख सकता है, बच्चों से कब और क्या अपेक्षा रखना है, विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट बच्चे की वो योजना बना सकता है। अंतर संबंध और अंतर निर्भरता के सिद्धांत के विविध पहलू बच्चे के सामंजस्यपूर्ण विकास में सहायता कर सकते हैं। प्रतिमान की समरूपता विकास को ग्रहण करने में प्रत्येक को तैयार करती है। पर्यावरण की भूमिका को जानकर वे बच्चों के पालन पोषण में पर्यावरणीय स्थितियों का पर्याप्त ध्यान दे सकते हैं। टीचर को अगर जब समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण की भूमिका क्या होती है वृद्धि और विकास में, तो उसी तरह से बच्चे को भी हेल्प करेंगे डेवलप होने में। मानव जीवन के सभी अवधियों और स्तरों का विकास एक सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है। अतः हमें व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में विकास के संबंध में पूर्णता प्राप्त करने में प्रयासों से आशा छोड़नी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में विकास के संबंध में पूर्णता प्राप्त करना मतलब बच्चे का इस फील्ड में 100% डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चा इस फील्ड में 100% अचीव कर लेगा। हमें इस तरह की आशा नहीं करनी चाहिए, हमें बस ये आशा करनी चाहिए बच्चा इसमें बेहतर से बेहतर कर सके, हर बार अच्छा कर सके। वृद्धि एवं विकास से संबंध सिद्धांत विकासात्मक रास्ते पर बच्चे की उन्नति के लिए एक प्रतिमान का सुझाव देता है। एक विशेष विकासात्मक स्तर पर उपयुक्त वृद्धि एवं विकास से संबंध क्या अपेक्षा की जा सकती है, इसको जानने का ज्ञान हमें सहायता दे सकता है। और पर्यावरणीय अनुभवों के संबंध ये वही लिखा हुआ है कि बच्चों की उन्नति के बारे में हमें ज्ञान देगा कि बच्चों से किस तरह की उन्नति की अपेक्षा आप कर सकते हो। अब इनको वृद्धि और विकास में शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी? शिक्षक एक समाज के एजेंट के रूप में शिक्षक बच्चों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तनों को लाने में उत्तरदायी है ताकि वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में अच्छे नागरिक के रूप में उत्तरदायित्वों का सहारा दे सकें। CSSB 2017 MCD में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षक समाज के एक यहाँ पर ब्लैंक दे दिया था और पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दिया था, तो एक एजेंट के रूप में है। भूत से वर्तमान की इसकी सत्यता और वर्तमान को इसके भूत के इतिहास से समझा जा सकता है। देखो आप पास्ट से क्या समझ सकते हो, पास्ट से आप प्रेजेंट को समझ सकते हो, और आप पास्ट को कैसे समझ सकते हो, पास्ट को आप हिस्ट्री से समझ सकते हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एक अच्छा शिक्षक किस प्रकार योगदान देगा, तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट के हिसाब से योगदान दे सकता है। आप इनको बस पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ था नहीं। तो ये हमारा आ गया सारांश। तो अभी तक की ये जो यूनिट थी सबसे बड़ी यूनिट थी, और इसके बाद और भी यूनिट्स बड़ी बड़ी आने वाली हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कोई भी डाउट रह गया हो कहीं पर तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे इस यूनिट के बारे में यही कहूँगा कि अगर आप ये यूनिट पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हो तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। टाइम वाइम निकाल के पढ़ लो इसे, क्योंकि एग्ज़ाम 3 साल में एक बार ही होता है, तो 3 साल में एक बार तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं ऐसा कि हम अच्छे तरीके से पढ़ लें।
और क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट थी। इंग्लिश वाले भी मैं कोशिश करूँगा पेज पहले या बाद में इंसर्ट कर दूँ। और भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड अपने पेशेंस के साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।